अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो बात की थी वो फ्रेमिंग द प्रॉब्लम पर स्टार्ट किया था हमने, और फ्रेमिंग द प्रॉब्लम से हम आगे गए थे। ओशा की जो एक केस स्टडी है वो मैं आगे शेयर करूँगा, मैंने ऐसा कहा था, तो अभी उसका टाइम आया नहीं है। जब ओशा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन नाम है वैसे ओशा का, इसकी वेबसाइट भी शेयर की हुई, यू गाइस कैन गो देयर एंड लुक ऑन वेबसाइट। अच्छा, इंट्रोडक्शन हमने बात की थी, इस पर कोई इन डिटरमाइनिंग द फैक्ट्स, यूटिलिटेरियन थिंकिंग और आगे। तो अभी तक कोई इन चीज़ों में सवालात हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। लीगल एंड मोरल डिसएग्रीमेंट्स की हमने बात की थी, डिटरमाइनिंग द फैक्ट्स की बात की थी, यूटिलिटेरियन थिंकिंग की बात की थी, और फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या अप्रोच की बात की थी, या रिस्क बेनिफिट अप्रोच की बात की थी। इसमें कोई सवाल है तो बताओ बेटा प्लीज़, तो आगे चलेंगे हम। सवाल है इसमें? हेलो, कोई सवाल है? अच्छा जी, मास कह रहे हैं सर या अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं। तो एक्ट यूटिलिटेरियन जो लफ्ज़ निकला है ना, ये एक्ट का मतलब होता है एक्शन, यानी आपके जो एक्शन यानी आपके जो अमल हैं वो उस तरह से आप परफॉर्म करें कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो, और उसकी वजह से आपकी वैल्यूज़ जो है ना वो क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब ये होता है जिसको आप गिन सकते हो, नाप सकते हो, या जिसको आप मेजर कर सकते हो। इस तरह से उसकी वैल्यू की पैमाइश आप कर सकते हो कि हाँ ये वैल्यू कम हो रही है या ज़्यादा हो। अब जैसे बात, जब किसी चीज़ की पैमाइश आप करेंगे, जब किसी चीज़ को नापेंगे तो कोई ना कोई रेफरेंस वैल्यू तो होनी चाहिए ना, जिससे आप उसको कम या ज़्यादा बताएं कि हाँ चलो उसकी वैल्यू कम है या उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जब वो एक्शन हो चुका था तो वो उस वक्त उसकी क्या आपने उसको डिसाइड किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्ट यूटिलिटेरियन की अप्रोच के अंदर जो एग्जांपल है वो ये है कि आप जब कोई भी जो जो चीज़ क्रिएट करते हैं, या जब कोई भी ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं जिसकी कोई वैल्यू जज कर रहे हो, मोरल रिस्पेक्ट से उसकी कोई वैल्यू जज कर रहे हो, तो आप हमेशा अपने एक्शन की वैल्यू जज नहीं करते, बल्कि उसको किसी दूसरे की एक्शन के रिस्पेक्ट से उसकी मोरल वैल्यू जज कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि सबसे पहला आइडेंटिफाई द अवेलेबल ऑप्शंस इन दिस सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हाँ भाई आप जो भी बात सजेस्ट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी एक्शन सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो किसी दूसरे एक्शन से क्यों बेहतर होगा। तो ऑब्वियसली आप उसको फाइनेंशियल टर्म्स में बोलेंगे, सर इससे इतना प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज इससे लॉस ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप उस अवेलेबल ऑप्शन, एक ऑप्शन को बाकी दुआंदा दूसरे ऑप्शन से नापते हैं, परखते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि आप एक दूसरे के साथ उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं। फिर जैसी बात है, जब ऑप्शंस को एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो वो ऑप्शंस से की एवेल्युएशन के दौरान आप इस बात को मद्देनज़र रखते हैं, ख़ास तौर से इसका ध्यान रखते हैं कि जो ऑडियंस है वो कौन है और उसको कितना प्रॉब्लम या उससे कितना फ़ायदा उसको पहुंच रहा है। इसकी जो क्रिटिकल ऑडियंस है, जो अप्रोप्रिएट ऑडियंस है, उसको उस चीज़ से कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। और अगर कोई सिमिलर सर्कमस्टांसेस में या किसी तरह के सर्कमस्टांसेस में पहले भी पढ़ चुका है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये भी एक बहुत एक्ट यूटिलिटेरियन के अंदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिफोर डिसाइडिंग। जैसे पॉइंट 3, इसका जो पॉइंट 3 है वो मैं एज इट इज़ रीड करता हूँ कि बेयर इन माइंड दैट वॉट एवर ऑप्शन इज सेलेक्टेड इट सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स एंड एनीवन एल्स इन रेलिवेंटली सिमिलर सर्कमस्टांसेस वुड बी जस्टिफाइड इन मेकिंग अ सिमिलर सिलेक्शन। ऑब्वियसली जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब ये ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो ये हमने एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं फॉर, लेकिन आगे आने वाले वक्तों में खुदा न खासा अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिमिलर सिचुएशन राइज होती है तो लोग इस कंडीशन में जो अभी हो रही है इससे उस एक्सपीरियंस गेन हासिल करेंगे, इससे सीखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि सर अभी जो आप बात कर रहे हैं, अभी जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना। तो उस वक्त इस करंट सिचुएशन में हम एक्ट यूटिलिटेरियन के रिस्पेक्ट से अवेलेबल ऑप्शन से हमने इसको नहीं इंगेज किया, बल्कि हमने ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर हमने अपने करंट एक्शन को रेक्टिफाई किया। उसकी अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे, हमने जो भी अवेलेबल ऑप्शंस थे ऑनलाइन उसके रिस्पेक्ट से जो मोड ऑफ टीचिंग है उसको हमने रेक्टिफाई किया।
तो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू रेक्टिफाई थिंग्स, बट अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर आपको चीज़ों को देखना होता है, उनको मेजर करना होता है, और फिर उसकी रिस्पेक्ट से ही आपने कोई भी मोरल डिसीजन लेना होता है अब उस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ। द सेकेंड वन इज़ रूल यूटिलिटेरियन, यानी इस वक्त कोई भी आप रूल बनाते हैं, जब वो रूल बनाते इसीलिए हैं कि जो जनरल पब्लिक है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी सेफ गार्ड हो। सबसे पहली चीज़ रूल बनाते वक्त से पहला काम क्या है कि जो जनरल पब्लिक है उसकी वेलफेयर, उसकी वेलबींग और उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी सेफ गार्ड हो। और अगर कुछ लोगों को कुछ वक्त तक किसी चीज़ के ऊपर सफ़र करना पड़े तो सही है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ प्रॉब्लमेटिक अप्रोच ना हो। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल हमने कही थी कि जो आपके सिग्नल्स बनते हैं, ट्रैफिक के रूल्स बनते हैं, उसमें जब सिग्नल बनते हैं तो कुछ लोगों को जल्दी से जाना तो होता है, लेकिन सिग्नल की वजह से उनको वेट करना पड़ता है। लेकिन चले उनको देर तो होती है जाने में, लेकिन उनकी उस देर की वजह से बहुत से लोग एक्सीडेंट से बच जाते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो मुश्किलात से बच जाते हैं। तो रूल यूटिलिटेरियन का सबसे बड़ा जो क्या कहना चाहिए एस्पेक्ट है वो ये है कि कोई भी रूल बनाते वक्त इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि जो जनरल पब्लिक है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी और जो उसकी वेलफेयर है उसको सेफ गार्ड किया जाए। तो देयर आर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ट रिजॉल्व बाय हैविंग कॉमनली एक्सेप्टेड रूल्स। ऑब्वियसली ऐसे आपकी और मेरी मोरल जो है वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट है, ऑब्वियसली मोरल कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा एक दूसरे के साथ रहता है, लेकिन जब हम एथिकल पैराडाइम में एग्जिस्ट करते हैं और एथिकल पैराडाइम में एग्जिस्ट करते हुए कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम पे जनरल रूल्स लागू हो रहे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो रहे होते हैं। तो हम उन जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन को अबाइड करना हमारी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। तो हमारी मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स का खास तौर से हमारे पर्सनल मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से जो कि यूनिफाइड होते हैं काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाते हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं, और इस वजह से फिर एक कॉमन जो कहना चाहिए कंसेंसस डेवलप शुरू होता है। तो एक ये भी एक अप्रोच है रूल। लास्ट वन है हमारे पास, सॉरी इसमें लास्ट स्लाइड कंटिन्यू हो रही है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज वुड यूटिलिटी बी मैक्सिमाइज्ड इफ एवरीवन एक्टेड सिमिलरली। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर कोई अगर एक जैसे एक्शन करेगा, रूल यूटिलिटी का मतलब क्या, सबके लिए रूल एक जैसा होगा, या जब सबके लिए रूल एक जैसा होगा तो क्या सबके एक्शंस भी बराबर ही होंगे, और अगर सबके एक्शंस बराबर हैं तो क्या यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी उन एक्शंस की जब सब एक जैसा काम करेंगे। दूसरा, रूल्स दैट आर जस्टिफाइड बाय देयर यूटिलिटी, फिर इसकी हमने बात की। रूल यूटिलिटेरियन थिंकिंग इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन दिस ब्रॉडर सेटिंग। जो पहला जो क्वेश्चन था वो यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज्ड इफ एवरीवन एक्टेड सिमिलरली। देखें, रूल्स बनाते वक्त यूटिलिटी की जो मैक्सिमाइजेशन है ना, वो जो यूटिलिटी का लफ्ज़ रूल बनाते वक्त होता है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी, जो उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी रूल बनाते वक्त, जनरल पब्लिक की हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर वो चीज़ मैक्सिमाइज़ हो रही है तो रूल की यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज़ हो रही है। इसलिए मैंने सबसे पहले जब यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट कर रहा था कि जो रूल यूटिलिटेरियन की जो बुनियादी अप्रोच है, जो बेसिक अप्रोच है, वो क्या है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैक्सिमाइज हो। दैट इज़ द मेन यूटिलिटी ऑफ द रूल यूटिलिटेरियन अप्रोच। दैट जो लास्ट पॉइंट है पढ़ें, द ब्रॉडर कंसर्न with the adoption of support of appropriate rules, social policies और practices। social policies का मकसद ही यही है कि लोगों की जो इज़्ज़त है, लोगों की जो हिफाजत है, लोगों की जो सिक्योरिटी है, ये बेहतर बनाई जाए। ये रूल यूटिलिटेरियन का बुनियादी या बेसिक अप्रोच है। अच्छा भी, इसके बाद है रेस्पेक्ट फॉर पर्सन। ये बहुत एक सिंपल सा एक ये टॉपिक है जो आम तौर से हम पढ़ते हैं, और बाकी हमारी पर्सनल मोरालिटी में भी रिस्पेक्ट फॉर पर्सन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पर रिस्पेक्ट फॉर पर्सन के अंदर जो एक ख़ास बात है जो मैं आप जो है, वैसे तो हर चीज़ वही है जो आम तौर से रिस्पेक्ट फॉर पर्सन में हम देखते हैं कि अपने जो भी इर्द कोलीग्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करें, उनके एक्शन से रिस्पेक्ट करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान जो उनकी रेजोल्यूशन है, उसके उन कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन की तरफ ले जाते हुए जो भी उनकी क्या कहना चाहिए अप्रोच है, उसको रिस्पेक्ट ज़रूर करें। अगर वो आपकी मोरल कॉन्फ्लिक्ट के साथ मोरली कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो सही। इसको हम ज़रा इसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे कि दोज एक्शंस और रूल्स आर राइट दैट रिगार्ड ईच पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एज अ मोरल एजेंट। ये तो वही हमने जो बात की जो आम जिंदगी में हमारी बात होती है। अभी यहाँ पर किसी ऐसे बंदे की बात नहीं हो रही जो इमोरल हो या जो मोरली जस्टिफाइड ना हो, यहाँ पर उन्हीं लोगों की बात की जा रही है
जो मोरली जस्टिफाइबल हैं। इमोरली या मोरल जस्टिफाइबल लोग जो नहीं होते उनकी बात यहाँ पर नहीं की जाए। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंसानियत के नाते, मोरल एजेंट के नाते अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके 3 बुनियादी अप्रोचेज़ हैं। एक तो है गोल्डन, कैसे आप किसी को किस तरह से रिस्पेक्ट देंगे, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मोरली आपको कॉन्फ्लिक्ट है तो आप किन रूल्स पे जाते हुए, जैसे आपके पास रूल यूटिलिटेरियन, एक्ट यूटिलिटेरियन, ये 3 अप्रोचेस थी यूटिलिटी की। इस तरह से रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस की भी 3 अप्रोचेस हैं। इसमें एक तो है गोल्डन रूल अप्रोच, दूसरा है सेल्फ डिफिटिंग अप्रोच और तीसरा है द राइट अप्रोच। तो गोल्डन रूल अप्रोच क्या कहता है? गोल्डन रूल अप्रोच ये कहता है कि जब भी आप किसी की बात सुन रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुनने का ख्याल से मेरी बात, जब भी आप किसी से मोरली कॉन्फ्लिक्ट में हो, सही है, या मोरल एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन राइज कर रही हो, तो आप सबसे पहले वो जो अगला बंदा जिससे आपका मोरल कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे आपको इख्तलाफ है, सबसे पहले जो बंदा है जो वो बात कर रहा है उसके एंगल से, उसके तनाजुर से उस बात को समझने की कोशिश करें विदाउट एनी बाइसनेस कि वो बंदा बात क्या कह रहा है, उसके हालात के एतबार से उसकी बात को समझने की कोशिश करें। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पुटिंग योर सेल्फ इन अदर्स शूज़, यानी आपका तो जूता, इसको इस अंग्रेज़ी में मुहावरा बना इसलिए था कि जो आप जूते पहनते हैं वो तो आपके पाँव के हिसाब से ढल चुके हैं ना, तो आपको काटते नहीं हैं, लेकिन जब आप दूसरे के जूते पहनते हैं तो आपको काटना शुरू कर देते हैं। जब आप पुटिंग योर सेल्फ इन अदर्स शूज़ तो आपको अंदाज़ा होता है कि यानी उसके हालात कैसे चल रहे होंगे। जैसी बात, जब वो मोरल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है वो मोरल कॉन्फ्लिक्ट किसी बुनियाद की वजह से कर रहा है, वो बुनियाद उसकी, उनके हालात, उसकी सिचुएशन, उसका एनवायरनमेंट, वहाँ से बनते हैं वो हालात, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन अगर आप उसके हालात में, प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप उसके एंगल से बात को समझने की कोशिश करेंगे तो ये तो मोरल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देगा काफ़ी हद तक, लेकिन जो क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्स पे की बुनियाद पर होते हैं, जो एविडेंस की बुनियाद पर होते हैं, जो डाटा की बुनियाद पर होते हैं, जिसको हम क्रिटिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको एनालिटिकल, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा जो एनालिटिकल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या ये अप्रोच सही रहेगी? ये अप्रोच इसलिए सही नहीं हो सकती उन सूरत हाल में गोल्डन रूल अप्रोच। वजह उसकी क्या है कि जब उस बंदे के एंगल से आप जब किसी भी चीज़ को अप्रोच करेंगे, हो सकता है वो कोई अगर मेलाफाइड इंटेंशन रखता हो जिसका इजहार उसने नहीं किया, और वो उसी के हिस्प से उसने एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया हुआ हो, फिर आपको भी वही चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। आजकल के दौर में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि बहुत सी मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो रही होती हैं, और हम उसके रिस्पेक्ट, हम उन मोरल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए अब इतना हमारे पास नॉलेज नहीं होती, तो हम दूसरों का सहारा लेते हैं उनकी बात समझने के लिए। लेकिन जब हम दूसरों का सहारा लेते हैं तो इस बात पे ये मुनासिब होता है कि जो दूसरे हैं, क्या वो हमें जो बात समझाना चाह रहे हैं, क्या सिर्फ सॉरी कंप्लीट बात समझा रहे हैं, सही तरीके से समझा रहे हैं, या फिर वही बात समझा रहे हैं जिसका मतलब है उनके लिए। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। और अगर ऐसा है तो फिर अगर दूसरे के जूतों में दूसरे के एंगल से बात समझने की प्रॉब्लम आएगी तो फिर तो ये गोल्डन अप्रोच नहीं चल पाएगा। ये सिर्फ मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए गोल्डन अप्रोच एप्लीकेबल होता है, एनालिटिकल या क्रिटिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं होता। सेकेंड है द राइट्स अप्रोच। अच्छा, राइट्स अप्रोच का मतलब ये होता है कि जो आपको हुकूक, राइट्स का मतलब होता है हुकूक, जो आपको हुकूक हासिल हैं, जो आपको हुकूक मिले हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो बात आप ही समझें कि जो हक़ की जो तरसील है, यानी हुकूक या राइट्स की जो डिस्बर्समेंट है, या राइट्स जो आपको मिलते हैं, वो राइट्स मिलते हैं पहले आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं और फिर आपको राइट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आपको राइट्स मिल जाएं उसके बाद आप ड्यूटीज़ परफॉर्म करें। पहले आप ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, ड्यूटीज़ जो आपको असाइन की जाती हैं, उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको राइट्स दिए जाते हैं कि आप ताकि उन ड्यूटीज़ को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें। ये तो एक बात समझने की कोशिश करें। तो इसमें रिस्पेक्टिंग द मोरल एजेंसी ऑफ अदर्स रिक्वायर्स दैट वी अकॉर्ड अदर्स द राइट नेसेसरी टू एक्सरसाइज देयर एजेंसी एंड टू परसुइंग देयर वेलबींग। यही वो बात लिखी है जो मैंने आपको समझाई पहली चीज़, कि ड्यूटीज़ जो आपको दी गई हैं उनको परफॉर्म करने के लिए प्रॉपरली
उनसे जो रिज़ल्ट हमें चाहिए, उन ड्यूटीज़ जो ड्यूटीज़ मैंने आपको दी हैं, उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना, यानी उनसे जो रिज़ल्ट मुझे रिक्वायर्ड है, उन रिज़ल्ट के रिक्वायरमेंट के लिए मुझे कुछ आपको हुकूक देने पड़ेंगे, राइट्स देने पड़ेंगे। सही है। तो व्हाट आर दोस राइट्स? मोरल राइट्स हैं वो, जो मोरली जस्टिफाइबल होंगे, यानी इमोरल चीज़ों के लिए नहीं दी जाएंगे। सही है। फॉर एवरी राइट वी हैव अदर्स हैव करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़ ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली ऐसी बात है, इंटरफेरेंस अगर होगी, एक दूसरे के सुपरसीडिंग मामलात होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्लैश की सूरत के हाल में बदल जाएंगे, और क्लैशेस जो होते हैं फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और फिर लास्ट पॉइंट कह रहा है, फॉर इंस्टेंस यू हैव द राइट टू लिव, अदर्स हैव द ड्यूटी नॉट टू किल यू एंड वाइस वर्सा। बड़ा एक सिंपल सी बात है, जैसे आपको जीने का हक़ है ना, तो इसका मतलब है कि दूसरा आपको नहीं मारेंगे, ये उनकी ड्यूटी है कि वो आपको ना मारे, तभी तो आपको जीने का हक़ मिलेगा। अदरवाइज़ अगर मैं उनकी ड्यूटी लगा दूँ कि आपको मार दें, तो आपको जीने का कैसे मिल सकता है? तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर आप बात करें, या आपका हुकूक हक़ है, तो दूसरी की ड्यूटी है कि वो आपको सुने बैठ गए। तो ये राइट्स अप्रोच है। तो इस तरह से किस तरह से आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे? राइट्स अप्रोच का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया ना, कौन से राइट ऊपर होंगे, कौन से राइट नीचे होंगे, कौन से राइट अगर क्लैश हो रहा हो तो किस राइट को पहले एक्सरसाइज किया जाएगा। ये इसकी 3 टियर्ड हायरार्की है, रेंजिंग फ्रॉम मोर बेसिक्स टू लेस बेसिक। तो फर्स्ट टियर कहता है कि जिसमें बेसिक राइट्स होते हैं आपके, उसमें लाइफ है, फिजिकल इंटेग्रिटी है, मेंटल हेल्थ है, प्री कंडीशन है, ये आपके बेसिक राइट्स हैं। सही है। और जैसे आप कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसलिए आपके बेसिक राइट है। फिर सेकंड टियर इंक्लूड करता है आपका जो फुलफिलमेंट है किसी भी इंडिविजुअल की ड्यूटी के रिस्पेक्ट से, जो वो अचीव करना चाह रहा होता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल धोखा, राइट, आपका ये धोखा, आपका ये हक़ है कि कोई आपको धोखा ना दे या कोई आपको झूठ ना बोले। सही, ये आपका राइट है। थर्ड टियर है आपका कि जो कि पर्पज़ जो है, जो फुलफिलमेंट का, वो अक्वायर करे, यानी प्रॉपर्टी हासिल करना आपका हक़ है, आपका पैसा कमाना आपका हक़ है, हलाल तरीक़ों से पैसा कमाना आपका हक़ है। सही है। जायज़ तरीक़ों से पैसा कमाना आपका हक़ है, जायज़ तरीके से आसाइशें हासिल करना आपके लिए आपका हक़ है। ये 3 टियर्ड आपके राइट्स की प्रायोरिटी है। तो सबसे पहला जो बुनियादी है वो रोटी कपड़ा मकान, इज़्ज़त आबरू की तहफ़्फ़ुज़, मेंटल हेल्थ की तहफ़्फ़ुज़, ये सबसे बुनियादी राइट है आपका। सही है। तो सेट ऑफ स्टेप्स दैट कुड बी टेकन, फॉर एग्जांपल पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो आप बेसिक ऑब्लिगेशंस, अच्छा ये बेसिक ऑब्लिगेशंस जो है ना, ये मोरल एजेंट हैं, ये इन्हीं की बुनियाद पर एथिक्स डेवलप होगी। तो इसलिए हम ये बात को सोचें ना कि देखें, मोरालिटी का एथिक्स से कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोफेशनल एथिक्स का मोरालिटी से कॉन्फ्लिक्ट है, पर्सनल मोरालिटी से कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन ये जो पर्सनल मोरालिटी है ना, इसी से कॉमन मोरालिटी डेवलप होती है, और फिर इसी से जनरल एथिक्स डेवलप होती है। लेकिन जब जनरल एथिक्स डेवलप की जा रही होती है ना, या प्रोफेशनल एथिक्स के कोड्स लिखे जा रहे होते हैं, तो किसी ख़ास बंदे या ख़ास तबके को जहन में रख के नहीं लिखे जा रहे होते, ताकि बाइसनेस ना है। इसी वजह से क्लैश आता है। जो बेसिक ऑब्लिगेशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, इंटरेस्ट एंड स्टेक एंड नथिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहला काम इनकी शनाख्त करना है। यानी जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, आपको जो चीज़ें करनी हैं, जो आपको वैल्यू, इस तरह की वैल्यूज़ आपको मिलनी है, इंटरेस्ट मिलने हैं, इसको पहले आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड है आपका एक्शंस या रूल्स टू डिटरमाइन व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड व्हाट राइट्स आर एट स्टेक। कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कौन कौन से हुकूक जो हैं उनको परफॉर्म करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई सवाल है बेटा तो बताइए प्लीज़। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? मैं बोल रहा हूँ, तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप बीच में मुझे सवाल कर सकते हैं। डिटरमाइन द ऑडियंस ऑफ द एक्शंस और रूल, ये इसकी हमने बात की। एवेलुएट द सीरियसनेस ऑफ द राइट्स इन्फ्रिंजमेंट्स दैट वुड ऑकर विद ईच अदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। इसको इस तरह से देखें कि जब मैं अपने राइट को एक्सरसाइज करूँगा, तो वो अगर दूसरे के राइट के साथ मुतसादिम हुआ, क्लैश की सूरत अख्तियार कर रहा हो, तो उसके साथ अगर क्लैश की सूरत अख्तियार कर जाएगा और दोनों के राइट्स इक्वलेंट हैं, तो फिर किस के राइट को आप कहेंगे वायलेट हो रहा है और कौन राइट वायलेट कर रहा है। इसकी सूरत हाल उस वक्त होगी जब दोनों मोरली, जब ये सूरत हाल उस वक्त होगी जब एक मोरली जो है वो जस्टिफाइबल है और दूसरा मोरली जस्टिफाइबल नहीं है। जो बंदा मोरली जस्टिफाइबल नहीं है वो मेलिफाइड होता है, और इसी वजह से वो राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट्स जो भी हम बात वायलेशंस है वो फिर आ रही होती है। फिर आप जब ऐसा काम कर लें तो फिर आप एक चॉइस बनाते हैं कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए, या लेस सीरियस राइट्स इन्फ्रिंजमेंट्स हैं तो और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए।
सेल्फ डिफीटिंग अप्रोच का मतलब ये है कि ये है यूनिवर्सिबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी वाइटल स्टेप्स। ये हम बात जो है वो उसमें नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ़िलहाल हमने जो बात की, हमने क्या बात की, हमने बात की एक्ट यूटिलिटेरियन, रूल यूटिलिटेरियन, कंटिन्यू के रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनस में गोल्डन अप्रोच, सेल्फ रिपीटिंग अप्रोच, अभी हम बात करेंगे। हमने द राइट्स अप्रोच की पहले बात कर ली थी, सेल्फ रिपीटिंग अप्रोच की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आगे जाके ये आखिरी है सेल्फ रिपीटिंग अप्रोच, इस पर हम लास्ट उस पर बना देंगे। फ़िलहाल अगर आप बताइए कोई सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। इज़ देयर एनी क्वेश्चन? तो क्लास को इधर ही एंड करेंगे। आयशा जमील अस्सलाम वालेकुम, मिशाल इकबाल शाह अस्सलाम वालेकुम, अलीज़ा फ़र्रुख अस्सलाम वालेकुम, अली इर्तज़ा अस्सलाम वालेकुम, हारिस अस्सलाम वालेकुम, हसन अस्सलाम वालेकुम, हुमायूं हुसैन तला नबा अस्सलाम वालेकुम, उस्मान हसन अस्सलाम वालेकुम। इज़ देयर एनी क्वेश्चन बेटा? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो।